हाय दिस इज निगम और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और सैम्पलिंग थ्योरी के पार्ट 1 को। इससे पहले अगर आपने हैशिंग के वीडियो को नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिक्स की तो ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि है स्टेटस, या एक इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि है स्टैटिस्टा, जिसका बेसिकली मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। अब अगर हम इसके डेवलपमेंट को समझे तो सबसे पहले एंशियंट पीरियड में जब चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था यानी कि मौर्य एम्पायर था, तब उस वक्त उनके मिनिस्टर कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने लिखा था उस किंगडम का टैक्सेशन और गवर्नेंस किस तरीके से चलना चाहिए। और ये जो लिखा था ये उन्होंने उस टाइम के डेटा को एनालाइज करके लिखा था। उसके बाद मिडिवल पीरियड में जब अकबर का एम्पायर था, तब उनके मिनिस्टर राजा तौरमंडल ने एग्रीकल्चर और इकोनॉमिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया था, जो कि बाद में डॉक्यूमेंट किया गया अबुल फैजल के द्वारा। उसके बाद 18 सेंचुरी में जर्मनी ने फर्स्ट टाइम एक ऐसा सर्वे कंडक्ट किया जो कि था पॉपुलेशन कैलकुलेशन और किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, यानी कि ये वर्ल्ड का पहला सेंसस था। उसके बाद जॉन ग्रांट नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लंदन में बर्थ और डेथ रेट को एनालाइज किया था, और इनको टाइटल दिया गया फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स के नाम से। अब नेक्स्ट, मॉडर्न स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब कुछ मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने कुछ मेथड्स को फाइंड किया जो कि थे कार्ल पर्सन। अब कार्ल पर्सन जो है, इन्होंने कोरिलेशन बताया था कुछ स्टैटिस्टिकल डेटास के बीच में, और चाय स्क्वायर टेस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद विलियम गॉसेट, इन्होंने टी टेस्ट नाम का एक मेथड दिया था जो कि स्मॉल सैम्पलिंग में हम यूज करते हैं। उसके बाद आर ए फिशर जो थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहा गया। इन्हें ये टाइटल इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे थीसिस दिए थे, थ्योरीज दिए थे, जिसमें से कुछ थे एस्टिमेशन थ्योरी, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो अगर स्टैटिस्टिक्स की प्योर डेफिनेशन हमें समझना है तो ये कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। यानी कि ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के हर एक स्टेप में। तो अब जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, सबसे पहले कि हम डेटा को किस तरीके से एनालाइज करें ताकि हम फ्यूचरिस्टिक डिसीजन हम अभी ले पाए, ताकि वो सबसे बेस्ट हो। उसके बाद इसे कई सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, या कोई मेडिकल रिसर्च फील्ड हो गई। तो अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ कि इंसान ने स्टैटिस्टिक्स को कब खोजा, तो मेरा कहना ये होगा कि जब इंसान ने गिनती करना शुरू किया था और चीज़ों को कंपेयर करना शुरू किया था, तभी इंसान ने स्टैटिस्टिक्स का खोज किया था। अब अगला जो है वो है इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अगर मैं इसके इम्पॉर्टेंस की बात करूँ तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, ये दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है हर एक फील्ड में, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, मैनेजमेंट का फील्ड हो, या मार्केटिंग का फील्ड हो। अब अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो कल को समझो हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अगर हमें अगर हमने उसे बिना मार्केट एनालिसिस के लॉन्च किया तो मोर लाइकली वो एक फेलियर प्रोडक्ट ही होने वाला है। तो ये हमें बताता है कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो अब अगर हम इसके एप्लीकेशन या स्कोप की बात करें तो पहला जो है वो है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में। तो बिजनेस में जो है स्टैटिस्टिक्स कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मुझे एक मार्केट को रिसर्च करना है, यानी कि सबसे पहला जो होगा वो मुझे होगा कि कस्टमर की नीड समझना होगा, राइट। तो कस्टमर की नीड समझने के लिए हमें मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम स्टैटिस्टिकल मेथड के मदद से करेंगे। और दूसरा जो है ये हमें फ्यूचर सेल्स को फोरकास्ट करने में मदद करेगा, यानी कि हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर सेल्स इस प्रोडक्ट के क्या हो सकते हैं पुराने ट्रेंड के हिसाब से। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम इकोनॉमिक्स फील्ड में बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट जो है ये हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से पता चल सकता है। अब कोई भी बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देगा, वो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, उसके बाद आपको लोन देगा। यानी कि वो रिस्क नहीं ले सकता ना, तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो है आपके स्कोर के पुराने डेटा के हिसाब से वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। तो इंजीनियरिंग फील्ड की बात करूँ तो इंजीनियरिंग फील्ड की सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो है वो एक वेल रिलायबल प्रोडक्ट डिलीवर करना है।
तो ये चीज़ हम पुराने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे कर सकते हैं। और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो कितना रिलाई करेगा, कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो ये चीज़ भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे ही कर पाएंगे। नेक्स्ट इज योर मेडिकल एंड बायोलॉजिकल फील्ड। अब समझो कि कोई वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ओके, अब पुणे में जीबीएस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो अब इसकी वायरस की ग्रोथ रेट चेक करने के लिए भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाएंगे। अब लेट्स से हमें इसकी वैक्सीन फाइंड करनी है, तो अब ये वैक्सीन फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे, हम कुछ कुछ चुनिंदा पेशेंट्स लेंगे जिन्हें ये हुआ है, और उन पे हम एक वैक्सीन को टेस्ट करेंगे फर्स्टली, और उस वैक्सीन के इफेक्टिवनेस को हम चेक करेंगे, राइट। तो मेडिकल फील्ड में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था अपना एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आगे बात करते हैं जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमें डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर मल्टीवेरिएशनल पैरामीटर्स हो तो उससे हमें ये एक सिंगल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये हमें प्रिडिक्ट करने में और डेटा को एस्टिमेट करने में मदद करता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो है ये सपोर्ट करता है हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। नेक्स्ट, अगर किसी डेटा में अनसर्टेनिटी आ रही हो तो उसे भी ये सॉल्व करता है, यानी कि हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है वो अनसर्टेनिटी एक डेटा में आया जो है उसे सॉल्व करता है। और लास्टली, स्टैटिस्टिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, साइंस और भी अलग अलग फील्ड्स में। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आगे देखते हैं जो कि है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अभी तक हमने इसकी अच्छाई देखी, अब चलो बुराइयां देखते हैं। तो पहले जो बुराई है, यानी कि पहला जो लिमिटेशन है वो है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। यानी कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी एक ग्रुप को स्टडी करता है, एक एग्रीगेट को स्टडी करता है। अब मान लो कि एक क्लास में मुझे बच्चों की एवरेज हाइट फाइंड करनी है, तो मुझे पूरे ग्रुप को स्टडी करना पड़ेगा, मुझे एक को स्टडी करके कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। अब दूसरा जो है लिमिटेशन है वो है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी नॉन क्वांटिटेटिव फिनोमिना। यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक इमोशन, एटीट्यूड, या आप कह लो कोई भी ओपिनियन, हैप्पीनेस, सैडनेस, ऐसी चीज़ों को स्टडी नहीं करता अनटिल कि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट ना हो जाए। अब मान लो कि मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया और मैंने पूछा कि भाई बता ये प्रोडक्ट कैसा लगा तुझे, तो आप कहोगे कि भाई कितने में से कितना रेट करना है। सो ये एक न्यूमेरिकल डेटा हो गया, राइट। तो मैं बोलूँगा आप 5 में से रेट कर दो। सो आप कहते हो मैंने इसे 4 स्टार दिया। तो देखा हमने एक ओपिनियन को किस तरीके से न्यूमेरिकली लिया और उसे हमने कन्वर्ट कर दिया एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू में, राइट। अब अगला जो है स्टैटिस्टिक्स जो है ये लॉज एग्जैक्ट नहीं होते। अनलाइक फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स के लॉज जो है वो एग्जैक्ट नहीं होते। ये टोटली होता है प्रिडिक्शन। अब अगर मैं कहूँ कि आज रेनफॉल हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेनफॉल होगा ही होगा। अब आगे बढ़ते जो कि है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो है ये ट्रूली बेस्ड होता है एवरेज पे। तो अब मान लो कि एक कॉलोनी है जहाँ पे 5 लोग रहते हैं। अब 4 लोगों की सैलरी है 50,000 और एक की सैलरी है 1 करोड़। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो वो लाखों में जाएगा, राइट। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर एक बंदे की सैलरी लाखों में, राइट। सो ये एक लिमिटेशन है। अब लास्टली जो लिमिटेशन है वो है कि ये कॉज और इफेक्ट को सही से रिप्रेजेंट नहीं करता। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि एक जगह पे आग लगी हुई, ठीक है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ कुछ फायर ट्रक्स गए। तो अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फायर ट्रक्स गए इसका मतलब यही होगा ना कि उधर आग ज़्यादा लगी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर फायर ट्रक्स ज़्यादा गए तो फायर ट्रक की वजह से आग लगे हुए, राइट। सो ये जो है कॉज और इफेक्ट को प्रॉपरली नहीं दर्शा सकता। तो ये था कुछ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आते हैं हमारे डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स पे लोगों को क्यों भरोसा नहीं होता। पहला जो रीज़न है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी कि हम डेटा को सिलेक्टिवली जिस तरीके से चाहे उस तरीके से तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि गलत है। दूसरा जो है कॉम्प्लेक्सिटी। अब जिसे स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है उसे अगर मैं कहूँ कि भाई तूने जो मुझे डेटा दिया था उसका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ कुछ आया है, तो क्या उसे समझेगा कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन क्या है। वो तो कहेगा कि यार क्या फालतू बक रहा है, स्टैटिस्टिक्स किस काम की है, राइट। तो उसे डिसट्रस्ट होगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, राइट। अगला जो है मिस यूज़ करना एवरेजेस का। अब हमने जो एग्जांपल देखा था कि
एक कॉलोनी में 5 लोग रहते हैं जिनकी एवरेज सैलरी लाखों में, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर एक की सैलरी लाखों में। तो ये हुआ मिस यूज़ करना एवरेजेस का। अगला जो है लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब कभी कभी क्या होता है, हमारा डेटा सही होता है, उसका एनालिसिस सही होता है, बट उसे रिप्रेजेंट करने का कॉन्टेक्स्ट गलत होता है। अगर मैं कहता हूँ कि बेरोजगारी आजकल कम हुई है, पर अगर मैं ये नहीं कहता कि शहर में बेरोजगारी कम हुई है पर गांव में बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये गलत कॉन्टेक्स्ट हुआ एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का। अगला जो है फॉल्टी सैम्पलिंग। अब हम अगर हमारे मतलब के लिए सैंपल हमारे मन मुताव से लें तो वो चीज़ गलत होगी, राइट। और इंटेंशनल बायसिंग जो है, ये भी चीज़ गलत होगी ताकि हम लोगों को मैनिपुलेट कर पाए, ये चीज़ सही नहीं है, राइट। तो ये जो है बेसिकली डिस्ट्रस्ट जनरेट करता है स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो अब अगले टॉपिक को देखते हैं जो कि है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। अब पहला जो है सर्वे रिपोर्ट। तो समझो कि आप ऑनलाइन किसी ई कॉमर्स साइट पे गए और आपको एक कोई मोबाइल फ़ोन परचेस करना है। तो एक मोबाइल फ़ोन था जिसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसे काफ़ी लोगों ने रेट किया था। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो सबसे बढ़िया फ़ोन है। पर अब अगर मान लो कि कोई ऐसा भी फ़ोन है जो कि रेट किया ही नहीं है किसी ने ज़्यादा, बट उसके फीचर्स इस फ़ोन से भी ज़्यादा बढ़िया है, आपका मन तो यही कहेगा ना कि यार इसकी रेटिंग ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बढ़िया है। तो ये एक तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हो गया, राइट। अब दूसरा एग्जांपल देखो जो कि है कि अगर एक कॉलेज में कोई कहता है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में पिछले साल से इस साल डबल एडमिशन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है। नहीं। क्यों नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि साइंस में ट्रिपल एडमिशन्स हुए होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा हुए होंगे, राइट। तो ये जो है ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हुआ। ओके। तो ये था पार्ट 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया। अब अगले पार्ट में हम सैम्पलिंग थ्योरी को कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो अगर अब भी मन में कुछ डाउट है तो इस कमेंट बॉक्स में उस डाउट को छोड़ना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।